सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है जून 2023, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। और जैसा कि ये एग्ज़ाम जल्दबाजी में हुआ है, 2 महीने के गैप में ये एग्ज़ाम हुआ है। पिछले एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में अगर हम गैप देखें तो वो लगभग 2 महीने का, 1.5-2 महीने का आप मान के चलिए। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूव होती है कि इनके पास बहुत ही कम समय था क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, जो कि दिखता भी है। कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जो है एनटीए ने, वो अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूँ तो जो मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम दे के आए, और इस बार मैं आपको बता दूं कि 6-8 सालों से मैं लगभग ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 11 बार मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जिसमें से 6 बार मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया बैक टू बैक। अब जॉब लग गई है तो मैंने, ये पहली बार है कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना था कि एक सीट और खा दी आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई करके, है ना। तो नेट में बार बार इसलिए देता रहा, और नेट इसलिए होता रहा क्योंकि जेआरएफ से पॉइंट पे हमेशा मैं चूकता रहा। जेआरएफ नहीं हुआ, अब जॉब लग गई, अब जेआरएफ हो भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना बंद कर दिया है। और अगर मैं आने वाले टाइम में देता भी हूँ तो मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा, सिर्फ देखने जाऊँगा, एग्ज़ाम देखूँगा, वहाँ बैठूँगा और उसको बिना अटैम्प्ट किए वापस आ जाऊँगा, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि एक सीट हम ये खा रहे हैं और दिस कंपटीशन इज़ गोइंग अमंग टीचर्स। क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैंने कितनी बार नेट क्वालिफाई किया है। जब तक मुझे जेआरएफ की ज़रूरत थी मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, उसी चक्कर में 6 बार हो गया। अगर मैं देता रहूँ तो शायद 50 बार भी हो जाए, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। 1 बार 2 या 2 बार एग्ज़ाम आपका नेट क्वालिफाई है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में जब आपको जॉब करनी है ना, तो जॉब के लिए सिर्फ आपको 1 बार यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा, एक सर्टिफिकेट, है ना। या फिर नेट या फिर सेट उस स्टेट का जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में मतलब कि भेदभाव कहीं ना कहीं होता है। तो मुझे जो रिव्यूज़ मेरे पास आए हैं स्टूडेंट्स के, कुछ फ्रेंड्स के, तो मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे बताया गया कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी, हम कहे तो वैसे तो मॉडरेट लेवल का ही आप समझो, लेकिन पिछली बार से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी, मतलब कि बिल्कुल 0.5% थोड़ा सा ईजी, या फिर लगभग आप समझिए कि उसी की तरह था जैसा पिछली बार मॉर्निंग शिफ्ट में था। बहुत छोटे क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, क्रोनोलॉजी आई थी, और मेजर फोकस हमारा ब्रिटिश हिस्ट्री पे था, जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि मेजर फोकस ब्रिटिश हिस्ट्री पे रखिए। उसके बाद थियरी, क्रिटिसिज्म एंड कल्चर स्टडीज एंड मेजर वर्क्स, ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को अगर आपने पढ़ लिया तो 80% जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो जाता है। बचता है फिर वर्ल्ड लिटरेचर, इंडियन आ गया, अमेरिकन आ गया, ऑस्ट्रेलियन आ गया, कैनेडियन आ गया, थोड़ा बहुत लिटरेरी टर्म्स आ गई, जो कि बेसिक सी चीज़ें हैं। वो आपको थोड़ा सा 20% में फॉल करता है, लैंग्वेज वगैरह है वो वगैरह वगैरह। मेन चीज़ है ब्रिटिश हिस्ट्री, और थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज एंड मेजर वर्क्स की मैं आपको नोट्स भी दे चुका हूँ। मेजर वर्क्स की एक लिस्ट भी है विद पब्लिशिंग ईयर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा आपको वर्क्स आए होंगे क्रोनोलॉजी के। मुझे काफ़ी मेल्स रिसीव हुई, काफ़ी मैसेजेस रिसीव हुए, जिसमें लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि सर आपके नोट्स में से काफ़ी कुछ आया था। जो थियरी के मैंने नोट्स आपको दिए, सिर्फ 160 पेजेस के नोट्स हैं, तो उसमें से 20-30% अगर आपको आ रहा है एग्जाम में, 30%, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मुझे लगता है। मॉर्निंग शिफ्ट जो पेपर 1 था, उससे भी थोड़ा ठीक ठीक ही, वो भी ठीक ठीक था, मतलब वो बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। और पेपर 2 जो था वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन से, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से, एडिशन से क्वेश्चन आया है कोई, मतलब कि वही चीज़ें घुमा फिरा के, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी है जो रिपीट भी हुए, है ना। तो मतलब आप ये समझिए कि जो पेपर मॉर्निंग शिफ्ट थी वो ईजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। अब अगर हम इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं, तो पेपर 1 तो दोनों ही जगह ठीक ठीक था, मॉडरेट था। इवनिंग शिफ्ट में फिर से हर बार जैसे हर बार रहता है, तो इस बार भी वही बात सामने आई है कि इवनिंग शिफ्ट जो था वो थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा टफ, यानी कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, तो मुझे किसी स्टूडेंट ने तो ये भी बताया कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस पूछे थे, काफ़ी मतलब कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे थे। और मेजर राइटर्स जो है, वैसे तो मेजर राइटर्स हमेशा ही पूछते हैं, लेकिन मेजर राइटर्स के माइनर वर्क्स पूछे गए थे। ये बात भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब आप मेजर राइटर्स को करते हो, उनको पढ़ते हो, तो उनके मेजर वर्क्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं विद पब्लिशिंग ईयर्स, और साथ में उनके माइनर वर्क्स को भी पढ़ना है। माइनर वर्क्स बोले तो सिर्फ माइनर वर्क्स के नेम, ठीक है। उसमें अगर वो वर्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑब्वियसली वो मेजर वर्क्स के अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे। माइनर वर्क्स के अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, माइनर वर्क्स पूछे जाते हैं। तो जो मेजर राइटर है,
तो जो मेजर वर्क्स की लिस्ट मैं आपको जो देता हूँ, उसमें जितने भी मेजर राइटर्स हैं उनके माइनर वर्क्स को भी नज़र डालना है, ठीक है, उस पर भी नज़र डालनी है, तभी आपका जो है ओवरऑल एग्जाम आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और जो ब्रिटिश हिस्ट्री के नोट्स है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं उतनी स्पीड से उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़े से हेल्थ इश्यूज चले, छोटे मोटे, कोई ज़्यादा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में। मैं लेक्चर्स भी बनाना शुरू करूँगा और नोट्स पे भी काम चल रहा है अभी, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा ज़रूर, ये मेरा आपसे वादा है। और खैर नोट्स की बात तो मुझे बीच में करनी ही पड़ती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे चलो थोड़ा बहुत मेरा फ़ायदा तो है ही, लेकिन आपका भी फ़ायदा है, और आपका फ़ायदा ज़्यादा मैटर करता है ना। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप अगर आज मैं ये जो मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, 11 बार दिया, 6 बार मैंने क्वालिफाई किया, वो कोई मैं बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता, लेकिन ये मैं अचीवमेंट ज़रूर मानता हूँ कि उस एग्ज़ाम को देते देते जो मैंने सीखा है, और जो आप लोगों से मैं जुड़ा, आप लोगों से मुझे भी सीखने को मिला, मुझसे आपको भी सीखने को मिला होगा, और आप लोगों से जो मेरा ये रिश्ता बना, ये उसी एग्ज़ाम की वजह से बना, जो उस एग्ज़ाम से मेरा रिश्ता था, उसी के थ्रू आप लोगों से भी मेरा रिश्ता जो है बहुत अच्छा बना, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है ना। तो जो एग्ज़ाम था अब इवनिंग का, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि इस बार भी हमेशा की तरह 2-3% कट ऑफ डाउन रहने वाली है इवनिंग शिफ्ट की, और मॉर्निंग शिफ्ट की लगभग वही कट ऑफ रहेगी जो पिछली बार रही थी। कट ऑफ की मैं वीडियो हमेशा तभी बनाता हूँ जब आंसर की आ जाती है, क्योंकि वैसे तो हम एग्जाम से बाहर निकल के बोलते ही यार बड़ा अच्छा एग्जाम हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जब आंसर की आती है तो हमारे होश गुम हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, ये क्या हो गया, है ना। तो इस बार अगर मैंने खुद एग्जाम दिया होता तो मैं एक जो मेरा रिव्यू है वो काफ़ी प्योर हो सकता था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन ये सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है इस बार, पहली बार इतने सालों में जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगली बार से मैं कोशिश करूँगा, इस बार मैं एग्ज़ाम भर नहीं पाया कुछ रीजंस की वजह से, अगली बार मैं एग्ज़ाम भरूँगा, अगर हो पाया, पॉसिबल हो पाया तो मैं पक्का एग्ज़ाम को दूंगा और आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी दूंगा। लेकिन हमेशा की तरह पैटर्न वही रहता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस पैटर्न पे मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसी पैटर्न से अभी एनटीए चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में पैटर्न चेंज करे, लेकिन अभी उसी पैटर्न पे है। मैंने ये सुना कि इवनिंग शिफ्ट में थियरी एंड कल्चर स्टडीज से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि थियरी के जो मेरे लेक्चर्स है वो भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लेना, नोट्स भी आपने लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो ले लेना, उसमें से काफ़ी कुछ आया था। कल्चर स्टडीज़ में रेमंड विलियम्स, रिचर्ड होगार्ट वगैरह पे क्वेश्चंस थे, बर्टोल्ड ब्रेस्ट वगैरह पे जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं। वैसे तो मेरे पास पेज था पूरा क्वेश्चन का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बता के कोई फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे के आए हो तो आपको पता ही है कि क्या क्वेश्चन आए थे वहाँ पर, है ना। तो मेन बात यही है कि इस बार कट ऑफ जो है वो ठीक ठीक रहेगी, जितनी पिछली बार रही थी लगभग उसी के आसपास रहेगी। एग्जैक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अब क्या है कि बच्चे भी इंटेलिजेंट हो गए, उनके पास सोर्स भी है। जैसे कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो हमारे टाइम में तो बहुत कम लोग हुआ करते थे, नोट्स भी ऑनलाइन नहीं मिल पाते थे, ऑनलाइन कोई अच्छे टीचर्स भी नहीं थे। आज की डेट में तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं ना, ऑनलाइन यूट्यूब पे है, अनअकैडमी में, जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हो मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑनलाइन कभी पढ़ा नहीं, तो ऑनलाइन आजकल काफ़ी हमारे पास सोर्सेज है कि हम पढ़ सके, है ना। और पैटर्न भी हमने पकड़ लिया है एनटीए का, क्या पैटर्न है, ब्रिटिश हिस्ट्री पे फोकस कर रहा है, मेजर वर्क्स पे, क्रोनोलॉजी पे वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। और मैचिंग के भी कुछ क्वेश्चंस थे, और मैचिंग के तो वैसे ज़्यादातर आसान ही होते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो आप मॉडरेट मान के चलिए इस बार का। अगर मैं दोनों शिफ्ट की एवरेज निकाल के आपको बताऊँ तो मॉडरेट एग्ज़ाम था, और डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग क्वालिफाई करें इस बार नेट जेआरएफ, जो भी आपका गोल है। और अगर नेक्स्ट टाइम के लिए अब क्या है कि हर चीज़ प्रोसेस में होने वाली है, पहले ये 2-2 महीने का ये अब गैप खत्म हो गया, अब पूरा 6 महीने के गैप के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि दिसंबर के आसपास आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, है ना। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है सिर्फ, है ना, एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो पहली बार में नहीं होता है यूजीसी नेट क्वालिफाई, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, बिग थिंग्स टेक टाइम, है ना। तो इसीलिए आपको अगर अभी भी वक्त आपके पास बहुत है, 6 महीने हैं, जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है वो या फिर नोट्स नहीं लिए ले सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगता है कि यार इसके नोट्स क्या लेने, पता नहीं कैसे नोट्स होंगे, तो आप मेरे लेक्चर्स भी दे सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि बंदा ठीक पढ़ाता है, इसको अच्छी समझ है, अक्ल है, तो आप नोट्स भी ले सकते हो, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिव्यू था मेरा छोटा सा, है ना, कॉमन सा, जर्नल सा एक ओवरव्यू था एग्ज़ाम का, और कट ऑफ का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। बाकी जब आंसर की रिलीज़ होगी उसके बाद मैं एक कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी कट ऑफ गलत साबित हुई है, और मुझे उसका बहुत खेद है, लेकिन इस बार आप लोग नहीं मानते हो, आप बोलते हो बताओ बताओ कट ऑफ, तो मैं बता दूंगा।
जितना मुझे लगेगा, जिस हिसाब से लगेगा मैं बता दूंगा आपको कितनी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी तो फिर ऊपर भगवान उनके हाथ में सब कुछ है, एनटीए के हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में क्या है, हम तो इंसान है। हमारे हाथ में है सिर्फ मेहनत, हमारे हाथ में है सिर्फ अपना किरदार, किस्मत के से, चलो जो भी है ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट फॉर आंसर की। और आंसर की जब आएगी तो उसे चेक जरूर करना, क्यों? क्योंकि उसी से परसेंटेज का पता लगता है कि कितनी है। और मैं जो कट ऑफ बताऊंगा परसेंटेज में बताऊंगा, रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा। परसेंटाइल बोले तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होता है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का रिजल्ट अलग से तैयार होता है, फिर उसे कंबाइन किया जाता है। तो ऐसा नहीं समझना है आपने कि इवनिंग शिफ्ट का अगर एग्जाम टफ था तो हमारा घाटा है, कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखो, नमस्कार।